गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 में उस दिन आप लोग को निबंध के विषय में बताए थे कि कैसे लिखना है और बोले थे समय का सदुपयोग पर निबंध लिखने के लिए। आज दूसरा है सत्संगति। तो सत्संगति के विषय में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। दूसरा आप लोग सत्संगति के विषय में लिख लीजिएगा। जैसे सत्संगति का तात्पर्य होता है अच्छी संगति, यानी उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ यदि आपका उठना बैठना रहेगा, आप उसके साथ संगति करेंगे तो उसी को सत्संगति कहा जाता है। मनुष्य का जो जीवन होता है उसके आसपास के वातावरण से ही प्रभावित होता है। वातावरण सही रहता है तो उसका जीवन भी सही रहता है। जैसे प्रकृति के मनुष्यों से उसका संपर्क होता है, वैसे ही विचारों का प्रभाव भी उसको प्रकृति पर स्नेह स्नेह पड़ता है, यानी धीरे धीरे पड़ता है। तात्पर्य यह होता है कि संगति अपना प्रभाव जो है अवश्य दिखाती है, इसलिए समाज में संगति अपनाने पर ही सदा जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी अच्छी संगति अपनाने पर ही जोर दिया जाता है। दुर्जन के संग रहने पर व्यक्ति को पगपग पर हानि उठानी पड़ती है। यानी कहने का मतलब है कि आप जब अच्छी संगति में नहीं रहेंगे तो आपको उससे हानि पहुंचेगी। यानी बुरी संगति में रहिएगा तो बुरा व्यवहार, बुरा विचार, बुरा समाज बनेगा आपका। किसी व्यक्ति के बारे में इस बात से भली भांति जाना जा सकता है कि वह किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है। रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मंथरा की संगति के कारण कैकेयी ने राम को वन में भेजने का कलंक माथे पर लगा लिया। भीष्म, द्रोण, दानवीर, कर्ण जैसे महान पुरुष दुर्योधन की कुसंगति के कारण पथभ्रष्ट हो गए थे। गंगा जब समुद्र में मिलती है तो अपनी पवित्रता खो बैठती है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं या वनस्पतियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी पशु के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं परिवर्तन आ जाएगा। मनुष्य को यदि अधिक समय तक मानव से दूर पशु संगति में रखा जाए तो वह सने सने मनुष्य स्वभाव छोड़कर पशु प्रवृत्ति जो है अपना लेता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। सत्संगति के अनेक लाभ हैं। सत्संगति आत्म संस्कार का महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, यानी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। सम्मान और उन्नति का विस्तार करती है अच्छी संगति, तथा यश व कृति का आधार बनती है। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सद्गुणों का विकास होता है। कौन नहीं जानता है कि ऋषियों के प्रभाव से एक डाकू जो है वाल्मीकि ऋषि बन गया। मालूम है आप लोग को? तो सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य के चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार वह अपना और संसार का भी कल्याण कर सकता है। सत्संगति जो है समाज में व्यक्ति की जीवन दशा को अनोखा मोड़ प्रदान करती है। महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाए, अर्थात सज्जनों के साथ रहकर ही दुराचारी भी अपने दुष्कर्मों को
त्याग देते हैं। विद्यार्थी जीवन में सत्संग का अत्यंत महत्व है। जो विद्यार्थी अच्छे संस्कार वाले छात्रों की संगति में रहते हैं, उनका चरित्र जो होता है श्रेष्ठ होता है और कार्य भी उत्तम होता है। वास्तव में सत्संगति वह पारस है जो जीवन रूपी लोहे को सोना बना देती है। सत्संगति जो है संस्कारों का पोषण व परिष्कार करती है। इतिहास के पन्ने ऐसे उदाहरण से भरे पड़े हैं। जब सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन ही बदल गया है ना, तो अतः मानव को सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगति बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से आप लोग सत्संगति पर निबंध लिख लीजिएगा लोग। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 में हम आपको बताए थे भाई, ये तो सबसे पहली बात कि रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हम चल रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6, और इसमें हम जूट के बारे में, ठीक है, जूट नेचुरल फाइबर में हमने जूट के बारे में मैं आपकी चर्चा करूंगा। जूट इज ए नेचुरल फाइबर विथ गोल्डन सिल्की शाइन, हेंस इट इज पॉपुलर नॉन एज द गोल्डन फाइबर। चूंकि जूट जो होता है, जिसको पटुआ पटसन भी कहते हैं, ये गोल्डन और सिल्की शाइनिंग होता है। कभी पीला चमकीला होता है, कहीं कहीं बिल्कुल सफेद चमकीला होता है, इसलिए हम इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर फ्रॉम आफ्टर द कॉटन। और ये कॉटन के बाद जो है दूसरा सबसे प्रसिद्ध, क्या है, सबसे प्रसिद्ध दूसरा फाइबर है। जूट इज द ग्रेट डिमांड बिकॉज द चीपेस्ट, सॉफ्टेन, स्ट्रेंथ, लेंथ, ड्यूरेबल और यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ फाइबर। जूट की सबसे ज्यादा डिमांड है, चूंकि यह सबसे सस्ता है, सॉफ्ट है, स्ट्रेंथ है, इसमें लंबाई होती है, ड्यूरेबल काफी समय तक चलने वाला होता है, और यूनिफॉर्म होता है, एकदम उसके जो रेशे होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं। Jute plant mainly grow in a place that is high temperature and plenty of rainfall. जूट प्लांट वहां होता है जहां हाई टेम्परेचर होती है, काफी टेम्परेचर होती है और काफी बारिश भी होती है। It is cultivated during the rainy season and it grows an alluvial soil which is found usually in the delta region of the Ganga and Brahmaputra river. जूट प्लांट जो है ये डेल्टा रीजन में होता है, और ये कहाँ से, खास तौर पर एलुवियल सॉइल जो होता है। एलुवियल सॉइल मतलब सॉइल दैट इज नॉट सैंडी, नॉट क्ले, ठीक है, लूमी सॉइल हो जाती है, तो ऐसे सॉइल में ये मिल पाता है। और इसका जो मेन क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, यानी आसाम का क्षेत्र, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट इज जनरली शोन बिटवीन द फरवरी एंड मे एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेराइटी द क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्टिंग 4 to 5 month। ये क्रॉप जो है 4 से 5 महीने में क्या होता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। द जूट प्लांट ग्रोज 6 to 10 feet इन हाइट एंड हैज नो ब्रांचेज। ये 6 से 10 फीट लंबा होता है, इसमें कोई ब्रांचेज नहीं होती है। द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट हैज थिक बार्क एंड हैज फाइबर इनसाइड इट। इसके छिलके जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और उसके नीचे क्या होता है, वही फाइबर होता है। A good quality fiber is obtained from plant which are at the flowering stage। और जो एक अच्छी क्वालिटी की जो होती है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आता है, फूलने के स्टेज में आता है, तो हम इसको निकाल के क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, रॉटिंग कर देते हैं। रेटिंग द जूट प्लांट इज जनरली, देखो ऐसा है कि देखो फिगर में कि आप अब देख सकते हैं कि इसको पानी में डाल देते हैं, सड़ जाता है, और सड़ने के बाद हम क्या करते हैं, जिसको हम रेटिंग कहते हैं। द जूट प्लांट इज जनरली हार्वेस्टेड व्हेन it is in the flowering stage. After harvesting, the stem of the jute plant are cut to the ground and tie into the bundle and are then soaked in the water for 20 days until they are start floating। तो इसको हम जब ये फूल आने लगता है, जब फूल आने लगता है तो हम इसको उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इसको या काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसको मिट्टी में डाल देते हैं या पानी में डालते हैं। 20 दिन तक हम इसको डालते हैं, जिस कारण ये जब सड़ने लगता है तो हम इसको निकालते हैं।
Then fiber are separated from hand from the rotting stem. The process called rating. और फिर जब रोटे सड़ने वाली स्थिति से हम उसको क्या करते हैं, फाइबर को निकालते हैं. After this striping, risening, washing and cleaning the done, and the fiber is dry, the sun and passes in the bale. फिर इसको निकालने के बाद हम उसको सुखाते हैं और सुखाकर क्या करते हैं, इसका मैंने बॉल बना देते हैं. स्पिनिंग. फिर once the fiber have been obtained, they are made into yarn by twisting the strand together. This process is making yarn from is called spinning. फिर स्पिनिंग के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको धागे बनाते हैं. यूज ऑफ जूट. जूट का यूज क्या है भाई, द स्ट्रॉन्ग थ्रेड मेड जूट फाइबर आर यूज टू मेकिंग शैक which are used for packing and storing grain. This help the sustaining livelihood of millions of the small farmers. ये करोड़ों किसानों के जीवन का मेन आधार है. जूट फाइबर आर यूज मेनली फॉर मेकिंग गिनी बैग, शॉपिंग बैग, रोप्स, रग्स, कारपेट एंड कर्टेन्स. ठीक है. अब दूसरे भी, अब एक बात करें, दूसरे भी जो होते हैं ये धागे, इसके फाइबर का यूज होता है. तो क्वायर, तो ना भाई बताया था, नारियल के छिलके को हम तो निकाल लेते हैं और नारियल के छिलके को क्या करते हैं, अगर हम इसको अलग अलग कर दे तो क्वायर कहलाता है. तो क्वायर और कोकोनट फाइबर इज नेचुरली फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हस्क ऑफ द कोकोनट. कोकोनट के हस्क से बनता है. अब आप देखिए ना, नारियल का रस्सी, तो नारियल की रस्सी जो होती है खास नारियल के क्वायर से ही बनती है. क्वायर इज टू रफ टू मेड इनटू द गारमेंट. ये इतना रफ होता है, रुखड़ा होता है कि हम इसको गारमेंट नहीं बना सकते. इट इज मोस्टली यूज टू मेक डोरमेट. इसका यूज हम ये डोरमेट मतलब पायदान बोलते, क्या बोलते हैं उसको, दरवाजे पर जो रखा जाता है पैर पोछने के लिए. कारपेट एंड फ्लोरिंग मटेरियल. हम्प. Another important fiber is hemp. Hemp fiber is obtained from the stem of hemp plant. It is mostly used to make rope, carpet, cloth, paper and net. Flax. देखो फ्लैक्स का फोटो आप देख लो. तो फाइबर obtained from the stem is flax made by oven to make fiber linen. तो ये जो होता है फाइबर्स जो होते हैं फ्लैक्स से जो मिलता है, इससे लिलेन बनता है. Flax obtained fiber are also used in the production rope and high quality paper. इससे हाई क्वालिटी का पेपर और रस्सी बनाने में भी होता है. अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की. ठीक है. तो एनिमल फाइबर में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ऊल की. ठीक है. वी गेट ऊल फ्रॉम द हेयर ऑफ द फ्लेश ऑफ शीप, गोट, रैबिट, याक एंड कैमल. द प्रोसेस बाय विच द फ्लेश इज रिमूव फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग. तो ऐसा प्रोसेस में एनिमल के बालों को हटाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग कहते हैं ना. आफ्टर शेयरिंग द वूलन फाइबर आर वॉश इनटू बिग टैंक टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीज. फिर जब बाल निकाल लिया जाता है तो उसको बड़े से टैंक में धोया जाता है, डिटर्जेंट डाल कर धोया जाता है, जिसके कारण डस्ट और ग्रीज जो होता है पसीने वाली चीजें वो हट जाती है. दिस फाइबर देन वेवन इन नीटिंग टू मेक वूलन क्लॉथ. फिर इसको नीट करते हैं और वूलन कपड़ा बनाते हैं. फाइबर्स मेड फ्रॉम वूल आर लाइट. जो कपड़े वूल के बने होते हैं वो हल्के होते हैं, सॉफ्ट एंड डू नॉट रिंकल इजी, और आसानी से मुड़ने वाले नहीं होते हैं. वूल कैन बी डाई इन डिफरेंट कलर एंड अब्जॉर्ब वाटर स्लोली. वूल को हम डिफरेंट कलर में डाई करते हैं और ये पानी को धीरे से सोखता है. वूल इज द बेस्ट फैब्रिक टू वियर द विंटर बिकॉज इट इज प्रॉपरली टू रिटेनिंग हीट विच हेल्प टू कीप अस वार्म. तो ये वुड जो होता है ये बहुत अच्छा है, विंटर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जो धागे होते हैं वो कर्ली होते हैं और इससे एयर ट्रैप हो जाता है जो हमारे बॉडी को गर्म रखता है. वूल इज यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लॉथ सच एज द स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स, ब्लैंकेट etc. In addition or to clothing, it is also used to making carpet and upholstery. ये जो है इसका यूज हम कारपेट बनाने में या अपहोल्स्ट्री बनाने में भी करते हैं. ठीक है. अब हम सिल्क की थोड़ी सी बात कर लें. तो वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. हम सिल्क किससे मिलता है, हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क वॉर्म फाइबर जो है हमको कोकून से मिलता है. द सिल्क मोथ लीव ऑन द लीफ ऑफ द मलबरी प्लांट. सिल्क का जो है कीड़ा है वो कहाँ रहता है, मलबरी प्लांट पर जीता है.
द सिल्कवर्म स्क्रेट द अनब्रोकन फाइबर कोकून अराउंड इटसेल्फ। ये बिना टूटे हुए जो धागे हैं वो निकालता है और चारों ओर अपने बॉडी के लपेट लेता है। दिस कोकून इज बॉयल एंड अनवांटेड टू फाइबर। इसको हम बॉयल करते हैं और खोलकर फाइबर बना लेते हैं। द फाइबर इज देन स्पून टू फॉर्म ए सिल्क यार्न। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म एंड कोकून फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। हम इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, सिल्क पालने को। सिल्क इज द कॉस्टली फाइबर इन द इट इज सॉफ्ट शाइनी एंड स्मूथ टू टच। यह क्या होता है? सॉफ्ट होता है, शाइनी चमकीला होता है और मुलायम होता है छूने में। इट इज द स्ट्रॉन्गर नेचुरल फाइबर। यह बहुत ही मजबूत नेचुरल फाइबर है। इट कैन बी डाई इजिली। से आसानी से हम क्या करते हैं? डाई रंग देते हैं। सिल्क फाइबर इज यूज टू वेविंग क्लॉथ स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेस इन इंडिया। भाई सिल्क के जो कपड़े होते हैं खासतौर पर ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल या अदर वेडिंग क्लॉथ और दूसरे शादी वाले जो चमकीले कपड़े होते हैं वो सिल्क के बनते हैं। सिल्क हैड ऑलवेज बीन नोन एज द लॉस्टर एंड फाइन क्वालिटी। सिल्क हमेशा अपनी चमक के लिए और फाइन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। भाई तो आज इतना ही, कल हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बस थैंक्स, आज के लिए इतना। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। 6 के क्लास 6 SST में हम लोग जियोग्राफी चैप्टर पढ़ रहे थे। SST जियोग्राफी चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे द अर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में। द अर्थ इसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे अर्थ जो प्लैनेट है उस प्लैनेट में कौन कौन से वे अवयव हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि सबसे मुख्य फैक्टर में लैंड था, वाटर था और एयर था। लैंड के द्वारा बने गए स्फीयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। किस चीज़ पर? तो कॉन्टिनेंट पर, कि हाँ लिथोस्फीयर जो है कॉन्टिनेंट में बांटे गए हैं और पूरे कॉन्टिनेंट के सम्मिलित फॉर्म जो बनाते हैं वो एक लिथोस्फीयर एक मंडल का आविष्कार करते हैं और वही मंडल क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। नेक्स्ट वाटर के बारे में, यह भी एक फैक्टर है, यह भी एक कंपोनेंट है जो हमारे अर्थ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में सहायता करता है। तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि जल के द्वारा बनाए गए स्फीयर को क्या कहते हैं। यदि पृथ्वी पर हमारे कितनी मात्रा में जल है और उन जलों के द्वारा जो एक मंडल तैयार होता है उस मंडल को क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोस्फीयर या फिर जल मंडल। इसके बारे में जाने थे। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर। अभी हम लोग थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में रिवीजन करेंगे और उसके बाद बायोस्फीयर पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर को देखते हैं कि हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे हवाओं कुछ किलोमीटर के रेंज में गैसों के द्वारा बना हुआ एक क्या है? आवरण है, एक ब्लैंकेट है जो थिकनेस में है, किसी में है, एक मोटाई में है, वो अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर की मोटाई में है, थिकनेस में है। तो उस 1000 किलोमीटर एयर का मिक्सचर जो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं उस एटमॉस्फेयर को किन लेयरों में बांटा गया है और उन लेयरों का बेनिफिट हमारे अर्थ पर कैसे मिलते हैं इसके बारे में जाने थे। कितने रेंज हैं उन लेयरों के इसके बारे में जाने थे। तो सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर के वे 5 लेयर कौन कौन से हैं और उनका रेंज क्या है इस चीज के बारे में देख लेते हैं। तो हम एटमॉस्फेयर शुरू करते हैं लोग। अभी एटमॉस्फेयर वायुमंडल। अब एटमॉस्फेयर में सबसे पहला हमने क्या देखा था कि हमारी पृथ्वी की सतह से जो पहला लेयर बनता है वह पोल के पास से कितने किलोमीटर के रेंज पे बनता है? 8 किलोमीटर के रेंज पे। और वही सेम थिंग हमारे इक्वेटर के पास में कितने किलोमीटर पे बनता है? तो इक्वेटर के पास में
16 किलोमीटर की रेंज पे बनता है। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारा अर्थ जो है, हमारा स्टेट जो है, हमारा लोकेशन जो है, इस लोकेशन से देखा जाए तो सबसे पहला लेयर जो बनेगा एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला लेयर कौन सा बनेगा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, इस ट्रोपोस्फेयर की रेंज क्या होगी? तो चूंकि हम लोग कहाँ पे अभी इक्वेटर के पास में है, इक्वेटर के समीप है, तो इक्वेटर के समीप में पृथ्वी के सतह से ऊपर 16 किलोमीटर तक का रेंज जो फैला रहता है, यह रेंज जो होता है हमारा कौन सा लेयर कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ट्रोपोस्फेयर का एक और चीज याद रखेंगे, हिंदी में नाम याद रखेंगे, ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल भी बोला जाता है। ट्रोपोस्फेयर को कौन सा मंडल बोला जाता है? क्षोभ मंडल। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में हमारे जितने भी क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, जितने भी माउंटेन उठे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, या फिर जो भी एवोपोरेशन होने के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, या फिर बादल बनते हैं, बारिश होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस स्फीयर में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना था कि क्षोभ मंडल के बाद में कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का रेंज कितना होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर इसको छोड़ करके और पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक का रेंज होता है। कितने किलोमीटर तक का रेंज होता है? 50 किलोमीटर तक का रेंज होता है। और स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल भी बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फीयर में हम चूंकि जितने भी क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, या फिर बारिश होती हैं, या फिर जो विंड चलते हैं, ये जो कुछ भी होती हैं, ये सब के सब किस स्फीयर में होती हैं? ट्रोपोस्फीयर में। तो उसके ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो क्लीन होता है। कैसा होता है? क्लीन होता है, साफ होता है। उसमें ना तो किसी भी प्रकार के क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, ना ही कोई एस्ट्रॉयड उसमें आने के चांसेस बनते हैं। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फीयर पूरा क्लीन एक स्फीयर बना होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर का इस्तेमाल जेट यान उड़ाने में किया जाता है। यानी हमारे जितने भी आकाश में देखते होंगे कि हाँ एरोप्लेन चल रहा है, हवाई यान चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तो वो जो चलते हैं हमें दिखाई देता है कि वो आकाश में चल रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन वो जो स्फीयर में चलते हैं, किस स्फीयर में चलते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। वो किस स्फीयर में चलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में चलने से उनको बेनिफिट क्या होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में चलने से बेनिफिट होता है कि पहला तो बादल का, फॉग का, या फिर किसी भी तरह की तेज हवाओं का वहां पे अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। जो भी आगे के जो डायरेक्शन होंगे, जो कुछ भी देखना होगा, वो क्लीन दिखाई देगा। और इसलिए एरोप्लेन का इस्तेमाल, हवाई जहाज उड़ाने का प्रयोग स्ट्रेटोस्फीयर में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में एक हमारा स्फीयर आता है मेसोस्फीयर। कौन सा स्फीयर आता है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का याद रखें कि हमारे पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक का रेंज तक को क्या बोला जाता है? मेसोस्फीयर बोला जाता है। यानी हमारे पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक के रेंज में जो फैला हुआ एक आवरण होगा, वह आवरण जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वह मेसोस्फीयर। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर हम 16 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर लिख रहे हैं, तो क्या वो 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर फैला रहता है? तो नहीं। मेसोस्फीयर जो फैला रहता है वो 80 किलोमीटर तक नहीं रहता है। 80 किलोमीटर तक नहीं रहता है। वो कितना किलोमीटर तक होता है? चूंकि 50 किलोमीटर तक, तो 16 और 50 के बीच में जो स्फीयर है, वो स्फीयर कौन सा बना हुआ है? हमारा स्ट्रेटोस्फीयर बना हुआ है, समताप मंडल है। और समताप मंडल के बाद में जो नया मंडल, नया स्फीयर क्रिएट होता है, वो 50 to 30, तो मात्र 30 किलोमीटर के रेंज में, 30 किलोमीटर के रेंज तक ही हमारा मेसोस्फीयर रहता है। कितने किलोमीटर तक के रेंज में मेसोस्फीयर होता है? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक के रेंज में मेसोस्फीयर होता है। मेसोस्फीयर के बाद में सबसे अधिक अप्रोक्स थर्मोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बाद आता है एक थर्मोस्फीयर, और इसकी जो रेंज होती है वो 450 किलोमीटर तक की रेंज होती है। थर्मोस्फीयर की रेंज कितनी होती है? तो थर्मोस्फीयर की रेंज याद रखेंगे कि 450 किलोमीटर तक की होती है। 450 किलोमीटर तक की रेंज होती है। वह किसके बाद से? तो मेसोस्फीयर के बाद से। यह चूंकि स्फीयर जो होता है
इतना बड़ा होता है और चूंकि घना भी होता है, इसमें घना होने का फायदा क्या होता है? तो घना होने का फायदा ये होता है कि इस स्फीयर में कोई भी यदि बाहरी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं और वे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचे जाते हैं, तो उसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर एस्ट्रॉयड ही होते हैं और बाकी जो छोटे मोटे होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींचे हुए, तो ऊपर ही टकरा करके घर्षण के कारण वो जल करके खत्म हो जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उसको जलाने का, उसको खत्म करने का, उस एस्ट्रॉयड को पूरी तरह से नष्ट करने का काम कौन करता है? तो थर्मोस्फीयर करता है। क्योंकि थर्मोस्फीयर का रेंज काफ़ी लंबा होता है, ये काफ़ी सघन होता है, और जब सघन होता है और चूंकि जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट या फिर एस्ट्रॉयड जो होंगे पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचे चले आएंगे, तो वो एक मोशन में होंगे, किसी में होंगे? मोशन में। तो जब उनका मोशन के साथ में गति करना, मोशन के साथ में सेंटर की ओर खींचे चले आना, और दूसरा हमारे थर्मोस्फीयर के गैसों के मॉलिक्यूल से टकराना, इन दोनों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण वे क्या होने लगते हैं? तो जल करके पतला होना शुरू होते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि जब तक वो मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर से मेसोस्फीयर में इंटर करते हैं, तब तक पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और ऊपर धूल कण बन करके एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। यह होता है हमारा चौथा स्फीयर, थर्मोस्फीयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सबसे बाहरी आवरण हम लोगों ने पढ़ा था एक्सोस्फीयर। कौन सा? एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर को जाने थे कि एक्सोस्फीयर का जो रेंज होता है वो 1000 किलोमीटर तक होता है। एक्सोस्फीयर का रेंज कितना होता है? 1000 किलोमीटर तक का रेंज होता है। अब एक्सोस्फीयर का रेंज 1000 किलोमीटर तक का होता है, तो क्या इसके बाद और ज्यादा और एटमॉस्फेयर का प्रभाव है या नहीं है? तो नो, यह अप्रोक्स मान लिया गया है कि इतना 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का प्रभाव है, मीन कि गैसों का एक लेयर बना हुआ है, और उसके बाद फिर न्यूट्रल होना शुरू होता है। क्या होना शुरू होता है? न्यूट्रल होना शुरू होता है। तो यह था हम लोगों का स्फीयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर के स्फीयर को कितने परतों में बांटा गया है, कितने लेयरों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से लेयर हैं? एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हैं, याद रखेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और इनका रेंज के साथ में कौन कितने किलोमीटर तक के रेंज में फैला हुआ है यह भी दे दिया गया। तो इसको सभी स्टूडेंट कॉपी में नोट्स तैयार कर लेंगे, और नोट्स तैयार करने के बाद में इसको याद कर लेंगे। बस आज इतना ही रहने देते हैं लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर के बारे में। थैंक यू।